हेलो एंड नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन। ये क्लास 8th 9th और 10th के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। आपको पता है कि क्लास 8th में भी एक चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास रिएक्टिविटीज़ और सीरीज़ का नॉलेज नहीं हो और कुछ एलिमेंट्स के नाम और इनके सिंबल और साथ में उनकी वैलेंसीज का आपके पास स्टॉक नहीं हो। तो आइए सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को दिखाते हैं। ये सीरीज़ हमें ये बताती है कि जो टॉप पे है वो अधिक एक्टिव एलिमेंट होगा और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो उसकी एक्टिविटी घटते जाती है। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये हमने पोटेशियम को लिया हुआ है। नीचे आते आते लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे को प्लैटिनम दिख रही है। तो सबसे ऊपर में है पोटेशियम, उसके बाद Na नाट्रियम, ये है लैटिन नेम कैलियम और उसका कॉमन नेम होता है पोटेशियम। Na फॉर नाट्रियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। Fe फॉर फेरम, लैटिन नेम और कॉमन नेम है आयरन। Sn स्टैनम टिन का होता है। Pb प्लम्बम लेड का होता है। H हाइड्रोजन, Cu क्यूप्रम कॉपर, Hg हाइड्राजिरम मरकरी के लिए, Ag अर्जेंटियम सिल्वर के लिए, Au ऑरम गोल्ड के लिए, Pt प्लैटिनम होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसको याद करेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज का आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके क्लास 10th वाले के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 8th में भी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिर्फ वही बच्चे उस रिएक्शन को समझ पाएंगे जिसके पास ये रिएक्टिविटी सीरीज हो या जिनको पता हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से ऊपर आते हैं मेटल्स और कौन से नीचे आते हैं। आज इसके साथ हम डिस्कस करेंगे बच्चों किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट कर सके बिना किसी हेजिटेशन के। साथ में हम लेने वाले हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स से हम कुछ मेटल्स लेंगे, कुछ नॉन मेटल्स लेंगे और डिस्कस करने वाले हैं आज हम साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स दोनों ही तरह के, मतलब मैं कैटायंस भी लूँगा कुछ और कुछ एनायंस भी लूँगा। उसके बाद आप लोगों के साथ हम ये आज शेयर करेंगे, आज डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो बच्चों प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। साथ में हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों की, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हमारे यूज में आएंगे। आज हम उसका नेम, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी को सिर्फ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग सोडियम, द लैटिन नेम इज नाट्रियम और इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसके बाद लिखेंगे बच्चे आप लोग लिथियम, LiThium, Li वैलेंसी 1 होते हैं। इसके बाद लिखना है आपने पोटेशियम, POTASSIUM, कैलियम लैटिन नेम, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो इसमें हमने पहले जिन एलिमेंट की वैलेंसी 1 है उसको रखा है। अब बच्चों हम एक चीज़ आपसे बताना चाहेंगे कि जिसकी भी वैलेंसी 1, 2 और 3 होगी वो मेटल होंगे। इसको आप क्लास 9th में या 10th में डिस्कस करोगे या समझोगे कि मेटल्स क्या होते हैं। तो अब मैं ब्रीफ में शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब जो डोनर होता है, और जो रेसिपिएंट होगा वो नॉन मेटल होगा। इसलिए मेटल्स कैसा है, ये जब भी फॉर्म करेगा तो ये कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 होगी। और आप देखेंगे कि जिनकी वैलेंसी 5, 6, 7 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 6, 7 वो क्या होंगे, वो नॉन मेटल होंगे क्योंकि उसमें गेनिंग टेंडेंसी होगी। सो वी हैव सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। इसके बाद आइए बेरिलियम, BERY, LLIUM, दिस इज Be2। इसके बाद लीजिए मैग्नीशियम, MAGNESIUM, Mg2। इसके बाद लीजिए कैल्शियम। बच्चों ये सारे ही हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, मेटल्स को। और नॉर्मली यही सारे मेटल्स और इन्हीं मेटल के कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में मेरा मतलब है 7th, 8th, 9th, 10th में अगर कुछ रिएक्शंस हैं 7th, 8th में तो इसी से रिलेटेड आएंगे। कैल्शियम के लिए Ca, एटॉमिक नंबर
जो भी हो, अभी 20 होता है, लेकिन आपको सिर्फ वैलेंसी पे फोकस करना है। द नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, AL, और इसकी वैलेंसी 3 होती है। देखो बच्चों, ये इनकी वैलेंसी 2 है और 3 वाले में एक हमने अभी एल्यूमिनियम लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो कि हमारे बुक में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। वो क्या क्या है? कॉपर, COPPER, द लैटिन नेम इज क्यूप्रम, सो द सिंबल वुड बी Cu, और इसकी वैलेंसी 1 या 2 होती है। 1 में इसका नाम के साथ क्यूप्रस जुड़ जाएगा, और अगर 3 होगी वैलेंसी, 2 होगी वैलेंसी, तो क्यूप्रिक होगी। सो हमने 1/2, मतलब कभी कभी इसकी वैलेंसी 1 भी लेते हैं, कभी 2 भी लेते हैं। अगर क्यूप्रस लिखा है तो वैलेंसी 1 लेने हैं, अगर जो क्यूप्रिक लिखा है तो आपने वैलेंसी आपने वैलेंसी 2 लेने हैं। कॉपर के बाद आइए देखते हैं हम सिल्वर, SILVER, अर्जेंटियम AG, इसकी भी वैलेंसी 1 रखते हैं, ठीक है। इसके बाद दीजिए गोल्ड, ऑरम AU, इनकी भी वैलेंसी आप 1 या 2 रखिए। तो ये हैं कुछ मेटल्स। आगे हम और डिस्कस करेंगे और मेटल्स को लेंगे। बच्चों आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिखिए आप लोग, टिन का सिंबल होता है SN, स्टैनम, इसकी भी वैलेंसी 2 या 4 हो सकती है, ठीक है। टिन का लैटिन नेम स्टैनम है। इसके बाद आप लिखेंगे लीड, प्लम्बम PB, इसकी वैलेंसी आप 2 रखिए। मरकरी, हाइड्राजिरम HG, 1 और 2, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक वहाँ भी चलता है। आयरन, फेरम Fe, इसकी वैलेंसी फेरस में 2 होगी और फेरिक में 3 होगी। इसके बाद बच्चों ये हमारा अभी तक लगभग जो हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, हम इतने ही मेटल्स की बात करेंगे। ये सारे ही हमने आपको मेटल्स दिए हुए हैं। आइए इसके बाद हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड में आगे हाइड्राइड कहलाएगा, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। आप सभी को बच्चों ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सकता है, मतलब ये मेटेलिक मतलब कैटाइंस भी फॉर्म कर लेते हैं और ये एनाइंस भी फॉर्म कर लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से किसी और सेशन में बात करेंगे। अभी आप हाइड्रोजन के लिए H और वैलेंसी 1 रखिए। इसके बाद आते हैं फ्लोराइड, FLUORIDE, F वैलेंसी 1। बच्चों ध्यान रहे कि यहाँ से हमने एनाइंस को लिया है, मतलब नेगेटिव आयंस। अभी तक जो इसके ऊपर आयरन वगैरह जो भी हमने आपके साथ डिस्कस करा है इस सेशन में, वो सारे ही मेटल्स हैं, क्योंकि उनकी लूजिंग टेंडेंसी है। अब जो हम ले रहे हैं वो एनाइंस बनाएंगे, क्योंकि इनकी गेनिंग टेंडेंसी है। ये रेसिपिएंट है फ्लोराइड। इसके बाद क्लोराइड, CHLORIDE, 1, ब्रोमाइड, BR। इसके बाद आयोडाइड, 1। इसके बाद लिखिए आप ऑक्साइड, O वैलेंसी 2। इसके बाद आप लिखेंगे सल्फाइड, SULPHIDES वैलेंसी 2। इसके बाद लिखिए बच्चों आप लोग नाइट्राइड, NITRIDE वैलेंसी 3। ध्यान दें बच्चों, हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये सारे ही अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये नेगेटिव आयंस या एनाइंस बनाते हैं। अभी तक जो हमने देखा है ये कैसे रेडिकल्स हैं। ये मोनो एटमिक है, मतलब एक एटम से मिलके बने हुए हैं। अब हम कुछ पॉली एटॉमिक भी लेंगे।
पॉलीएटॉमिक आयंस की बात हम कर रहे थे, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए पॉलीएटॉमिक जो होगा उसमें एक से अधिक टाइप के एटम्स होंगे, इनकी वैलेंसी 1। इसके बाद लिखेंगे आप लोग नाइट्रेट आयन NO3, वैलेंसी 1। फिर लिखिए नाइट्राइट NITRITE, नाइट्राइट NO2, वैलेंसी 1। फिर लिखेंगे आप लोग सल्फेट SULPHATE, SO4, वैलेंसी 2। सल्फाइट SULPHITE, SO3, वैलेंसी 2। इसके बाद लिखेंगे आप लोग बाइसल्फेट, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, बाइसल्फेट HSO4, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सल्फेट है सो द नेम इज बाइसल्फेट, वैलेंसी 1। इसके बाद आइए कार्बोनेट, ये सारे ही नेगेटिव रेडिकल्स हैं, यानी कि एनायंस है, CO3, इनकी वैलेंसी 2। फिर लिखेंगे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट HCO3, वैलेंसी 1। इसके बाद लिखेंगे फॉस्फेट PO4, इनकी वैलेंसी होती है 3। और इसके बाद एक और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे बच्चों, ये सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स हैं जो कि पॉलीएटॉमिक आयन है। पहले ही हमने आपसे डिस्कस करा हुआ है कि ये पॉलीएटॉमिक आयन्स इसलिए हैं क्योंकि इस आयन में एक से अधिक टाइप के एटम मिले हुए हैं। तो ऐसे आयन्स को विच आर कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आर कम टू बी नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ये सारे ही एनायंस हैं। पॉलीएटॉमिक में एक हम लिखते हैं कैटायंस वाले, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन, AMMONIUM, अमोनिया या अमोनियम आयन, NH4, और वैलेंसी होती है 1। तो अभी तक बच्चों हमने जितने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं रेडिकल, मेरा मतलब है पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, आई मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस, इतने ही आपके सिलेबस में अप टू 10th प्रोवाइडेड है। अगर मेरे मतलब दिमाग में है, एक आधी छूट गई हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो मैंने लिखाए हैं शायद इतने ही हैं। तो इसी के साथ हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे बच्चों। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से हम किसी केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बड़े ही इजीली लिख सकते हैं। आइए आपको हम रूबरू कराते हैं कि किस तरह से हम किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। बच्चों किसी भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो 2 रेडिकल से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। यानी जो फर्स्ट हाफ होगा वो आपका पॉजिटिव रेडिकल्स या कैटायंस होगा, सेकेंड हाफ जो होता है वो नेगेटिव रेडिकल्स या एनायंस के होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट है, एक कैल्शियम आयन और दूसरा नाइट्रेट आयन। अभी अभी हमने आपके साथ ये सारे ही डिस्कस करे हुए हैं। इसमें से कैल्शियम आयन के लिए Ca और वैलेंसी यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे 2। नाइट्रेट आयन होता है NO3 और इसकी वैलेंसी है 1। जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो इनके जो भी वैलेंसीज है इनका एक्सचेंज हो जाता है। तो ये इसके ऊपर आ जाना है नीचे साइड में और ये यहाँ पे नीचे को लग जाना है। सो इसका फॉर्मूला बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की जगह पे बच्चे आपको लिखने आए सोडियम नाइट्रेट की यूनिट टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो कैसे लिखोगे? पहले सोडियम आइडेंटिफाई करा, ये लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, इसकी वैलेंसी 1, और नाइट्रेट NO3 है रेडिकल, इसकी भी वैलेंसी 1। बच्चों 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है,
एक्सचेंज भी करेंगे तो एज इट इज रहेगा, वो अंडरस्टैंड होता है। तो क्या होगा इसका, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सपोज कीजिए आपको लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट, यू नीड टू राइट मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे लिखोगे, 2 रेडिकल से बना हुआ है, पहला पार्ट है मैग्नीशियम और जो इसका दूसरा पार्ट है वो सल्फेट है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 है। बच्चों अगर इसमें कुछ कॉमन आ जाता है तो उससे आप डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा MgSO4। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो कैसे लिखेंगे बच्चों आप, एल्यूमिनियम के लिए Al और सल्फेट के लिए SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। एक्सचेंज करा दीजिए वैलेंसी का, ये 2 यहाँ नीचे लग जाना है और ये यहाँ पे लगना है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और आयन एक्सचेंज मेथड, जो इसका वैलेंसीज है उसका एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। बच्चों अब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और उसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए यूजफुल होगा, तो आप कहीं जाइएगा मत। हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा आज, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों आइए अगला सेगमेंट हम देखते हैं आज के सेशन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने लिख रखा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्लास 8th वाले, 9th वाले या 10th वाले को, कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट रिमूव्स लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और such a chemical reaction in which a more active element replaces less active element from its compound is called displacement reaction। अर्थात ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक अधिक एक्टिव एलिमेंट अपने से कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम तभी सही से कर सकते हैं या जब हमारे पास इसका ये रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज हो। इसके लिए बच्चों आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना होगा। आप टॉप पे देख रहे हैं द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट इज द पोटेशियम, और बॉटम में आप देख रहे हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट इज द प्लैटिनम, इसके ऊपर गोल्ड है। तो आइए, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, की क्या होता है जब जिंक हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो Zn, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या जिंक हाइड्रोजन सल्फेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा भी या नहीं, वेदर जिंक इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो ये हम कब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जिंक हमारा यहाँ पे है, हाइड्रोजन नीचे है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई जिंक इज कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फेट। इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा मेरा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या करा इसने, आप इसको ऐसे समझिए, जिंक अधिक ताकतवर है, इसने क्या करा, हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फेट से बाहर निकाल दिया और खुद बना लिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक दूसरा रिएक्शन से हम समझते हैं कि क्या होगा व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब देखिए, सोडियम आपका यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, मतलब इंडिकेटिंग दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो सोडियम इज कैपेबल ऑफ removing copper from its compound copper sulfate and hence form sodium sulfate, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर। Na2SO4 क्यों हुआ बच्चे, सल्फेट की वैलेंसी 2 है और सोडियम की 1 है, सो सल्फेट का जो 2 है वो इस पे आ गया और 1 तो अंडरस्टूड होता है, दैट्स व्हाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4। कुछ और रिएक्शन लेते हैं। What happens when magnesium react with hydrochloric acid, dilute HCl? This is hydrochloric acid or hydrogen chloride. Again,
magnesium is more reactive than hydrogen, so magnesium will be capable of removing hydrogen from its compound hydrogen chloride and will form magnesium chloride. क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा। बच्चे इसे बैलेंस कर दीजिए। इस शिफ्ट में, मेरा मतलब है प्रोडक्ट शिफ्ट में, मैं देख रहा हूँ 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया MgCl2 + H2। क्लास 10th में है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट इन बोथ द साइड, आई मीन इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड, आर इक्वल। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल हो, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि वाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, कि किसी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड होना क्यों ज़रूरी है, तो अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फेवर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताती है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, की यानी कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। 4th रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, again calcium is more reactive than hydrogen, so it is capable of removing hydrogen from its compound hydrogen sulfate and it will form calcium sulfate। ये क्या देगा? कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। दीज ऑल रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इन सारी रिएक्शंस में देखो क्या हो रहा है कि एक अधिक रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट में से उसको बाहर कर देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड, ये क्या देंगे? NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। इस केस में बच्चों ये हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो आप इसको बैलेंस कीजिए। ट्वाइस NaNO3, यहाँ पे आप ट्वाइस HNO3 कर दो और ये 2 लगा दो। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, कि जब सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ इस सेशन में कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस क्यों होना चाहिए, इन ऑर्डर टू फेवर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करने के लिए, फेवर करने के लिए कोई केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी केमिकल इक्वेशंस जिसमें रिएक्टेंट शिफ्ट में और प्रोडक्ट शिफ्ट में पार्टिसिपेट करने वाले अलग अलग टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का क्या रोल है। इसका ये रोल है कि अगर हमारे को ये पता नहीं होगा, ऐसे भी पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, क्या होगा जब कॉपर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन सोडियम। देखिए कॉपर यहाँ पे है, सोडियम यहाँ टॉप पे है ना, तो ये रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है? जिसमें एक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट अपने से कम एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिमूव कर दे, बाहर कर दे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, है ना, और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर आपके लिए हम लाएंगे एक नया सेशन और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।